पैर बार बार सूज जा रहे हैं, हमने तो कुछ ऐसा करा भी नहीं था फिर भी पैर सूज गए। तो क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा ही हो रहा है? टाइट सैंडल्स पहन रहे हो तो सूज रहे हैं, लंबे समय तक खड़े हो तो सूज रहे हैं, और कुछ नहीं भी कर रहे हो तो भी सूज रहे हैं। तो जी सुनिए, ये सिर्फ आपके थकावट या लंबे खड़े रहने का कारण नहीं है, आपका शरीर आपसे कुछ कहना चाह रहा है। तो चलिए आज समझते हैं कि आपके पैरों में सूजन क्यों आती है, और अगर ये सूजन आती है तो इससे छुटकारा कैसे पाया जाए। चलिए समझते हैं। पैरों का सूजना को हम इंग्लिश में इडीमा बोलते हैं, और वो इसीलिए होता है क्योंकि आपके शरीर का जो भी एक्सेस फ्लूइड होता है वो आपके पैरों में जाके इकट्ठा होने लगता है, स्पेशली इन योर लोअर लाइंग रीजन्स, दैट इज आपकी पिढलियों में और आपके एंकल्स के चारों तरफ। नाउ दिस हैपन्स क्योंकि आपके शरीर में जब ब्लड नीचे से ऊपर जाता है दैट गोज अगेंस्ट द ग्रेविटी, और अगर आपके शरीर में कोई अंडरलाइनिंग इशू है तो ये चीज़ ज़्यादा बढ़ जाएगी। आप लोगों को नोटिसेबली डिफरेंस दिखेगा कि एक पैर में ज़्यादा है, एक पैर में तो है ही नहीं। कई बारी दोनों पैरों में भी होता है। पर ये क्यों होता है? नाउ ये क्यों होता है इसके काफ़ी सारे रीजंस होते हैं। मैं आपको सिंप्लीफाई करके थोड़े इम्पॉर्टेंट रीजन समझाती हूँ। पहला रीज़न है या तो आप बहुत लंबे समय तक खड़े रहते हैं, प्रोलॉन्ग्ड स्टैंडिंग। बहुत लंबे समय तक आप लोग खड़े हैं या बहुत लंबे समय तक आप लोग बैठे हैं, आपके पैरों के जो आपके लोअर लिम्स हैं उनका कोई मूवमेंट ही नहीं हो रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरी चीज़ है यू बीइंग ओवरवेट, आपका वज़न ज़्यादा होना। अब ये वज़न ज़्यादा होना कैसे अफेक्ट करता है? जब आप लोगों का वेट ज़्यादा होता है तो एज इट इज़ आपका पूरा जो प्रेशर है और पूरा बॉडी का जो शरीर का वेट है वो आपके लोअर लिम्स पे आता है, आपके थाइस पे, आपके घुटनों पे, जॉइंट्स पे आता है। At that time there is a lot more load on your lower limbs as compared to a person who is lean and has a healthy weight. तो आपके शरीर को ब्लड पंप अप करने में वापस से ज़्यादा जान लगती है और ज़्यादा ताकत लगती है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत मान लीजिए आप लोग बस बैठे हैं, खा रहे हैं, चलना फिरना नहीं हो रहा है, सो येस दिस वुड डेफिनेटली लीड टू स्वेलिंग इन योर लोअर लिम्स। फिर हम बात करेंगे प्रेगनेंसी। नाउ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कई बारी आप लोग वेट तो गेन करती ही हैं लेडीज़, उसी के साथ साथ बहुत वो हो जाती हैं, एकदम डल हो जाएंगी या कुछ करना नहीं चाहेंगी, या बैठी रहेंगी। उस टाइम भी ये चीज़ देखने मिलती है बिकॉज मूवमेंट, एक्टिव मूवमेंट नहीं हो रहा है। अब कौन सा एक्टिव मूवमेंट करना चाहिए और कैसा एक्टिव मूवमेंट आपके इन सूजन के लिए ज़रूरी है, तो मैं वो आपको ज़रूर बताऊंगी, इस वीडियो को एंड तक देखना। फिर हम बात करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट कंडीशंस की जिनकी वजह से आपको ये एडीमा हो सकता है। तो सबसे पहली चीज़ है आपका कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। अब ये कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में क्या होता है, तो जो आपके हार्ट के लोअर चेम्बर्स होते हैं वो जो ब्लड है उसको अच्छे से पंप नहीं कर पाते हैं, और जब वो ब्लड अच्छे से पंप नहीं कर पाते हैं तो आपका प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं होता है, जिसकी वजह से आपको एडीमा या स्वेलिंग आपके लोअर लिम्स में देखने मिल सकती है। कई बारी वो एक चेम्बर होता है या दोनों भी चेम्बर्स हो सकते हैं। फिर जो आपकी लेग्स की वेन्स होती हैं उनमें अगर कोई भी डैमेज हो जाए, विच इज़ ऑल्सो नोन एज chronic venous insufficiency. Now in this there could be any minor to major damage in the veins of your legs, जिसकी वजह से ब्लड का प्रॉपर फ्लो अप एंड डाउन नहीं हो पाता है। It leads to accumulation which causes swelling या edema of the lower limbs. तो बेसिकली यहाँ पे जो वन वे वॉल्व्स होती हैं उनमें दिक्कत आ जाती है, जिसकी वजह से प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं हो पाता। फिर हम बात करते हैं कि जो आपका ड्रेनेज है, दैट इज़ योर लिम्फेटिक सिस्टम, देयर इज़ अ इशू इन योर ड्रेनेज।
आपका प्रॉपरली लिम्फ जो फ्लो है वो नहीं हो पा रहा है एंड प्रॉपर लिम्फ ड्रेनेज नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से अगेन इट कुड लीड टू एनी ऑब्स्ट्रक्शन इन द लोअर लिम्स causing your edema. फिर mainly we talk about DVT. DVT is deep vein thrombosis. Now in deep vein thrombosis आपकी जो लेग्स की वेन्स हैं उनमें अगर कोई भी क्लॉट आ रहा है या कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है ब्लड को फ्लो होने में, तो वहाँ पे आपके ब्लड को वापस पुश अप होने में दिक्कत होती है एंड बहुत सीवियर पेन रहता है आपकी पिढलियों में। आपके काफ के जो मसल्स हैं उनमें बहुत सीवियर पेन होता है एंड वहाँ उस टाइम भी आपको ये, अगर आप कंडीशन फेस कर रहे होंगे तो उसमें भी आपकी स्वेलिंग बहुत बढ़ जाती है एंड आप लोग नोटिसेबली डिफरेंस अपनी आंखों से देख सकते हैं कि अरे बाप रे क्या हो गया है पैर में। फिर कुछ ऐसी मेडिसिन्स हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट्स भी ये एडिमा कॉज कर सकते हैं। फर्स्टली वी टॉक अबाउट हाई ब्लड प्रेशर मेडिकेशंस। हाई बीपी मेडिसिन्स जो होती हैं, जब सडन डोजेस इंक्रीज़ होते हैं या सडनली उनको स्टॉप किया जाता है या सडन इंक्रीज़ किया जाता है, तब आपको ये प्रॉब्लम देखने मिल सकती है। वाई? बिकॉज इसकी वजह से जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं उनमें प्रॉब्लम आती है और उनमें जो इनहिबिशन और वापस से उनका फ्लो स्टार्ट होता है, उसकी वजह से आपको एडिमा दिख सकता है। Then we talk about non-steroidal anti-inflammatory drugs, which is NSAIDs. Now, these also act on your body in such a way which could lead to edema. फिर हम बात करेंगे स्टेरॉइड्स की। कोई भी पर्टिकुलर स्टेरॉइड अगर आप ले रहे हैं तो उसके स्टार्ट में आपको कई बार उसके ऐसे सिम्टम्स दिख सकते हैं कि पैरों में सूजन आ रही है, थोड़ा ज़्यादा दर्द हो रहा है आपके काफ्स में, आपके स्पेसिफिकली एकदम लोअर लाइंग रीजन्स, दैट इज़ योर काफ्स, एंकल्स। सो येस, स्टेरॉइड्स डू एक्ट। फिर हम बात करेंगे अ वेरी इम्पॉर्टेंट हार्मोन, दैट इज़ एस्ट्रोजन। अब एस्ट्रोजन जो है वो आपके पाया जाता है ओसी पिल्स, बर्थ कंट्रोल पिल्स में। नाउ दिस एस्ट्रोजन ऑल्सो प्लेज अ मेजर रोल इन कॉजिंग एडिमा। कोई भी फीमेल अगर ओसी पिल्स पर है या एस्ट्रोजन हार्मोन का आर्टिफिशियल यूज़ कर रही है किसी और कॉम्बिनेशन के साथ, तो उनमें भी ये देखने को बहुत मिलता है। चलिए, अब तो मैंने आपको ये बता दिया कि ये क्यों होता है, पर अब आप लोग इससे छुटकारा कैसे पाएंगे। तो 3-4 बहुत सिंपल एक्सरसाइजेस मैं आपको बता देती हूँ जो आप आराम से घर पे अपनी कन्वीनियंस से कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ और सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है कि मान लीजिए आप लोग को बैठना ही पड़ रहा है, यू आर एन IT प्रोफेशनल, आपको कांस्टेंट लैपटॉप के सामने ही बैठ के काम करना है, या आप कोई बिजनेस मीटिंग्स में रहते हैं, कांस्टेंट जाना आना होता है, कोई बात नहीं, यू आर सिटिंग, आप बैठे हैं, आपका जो काफ है और आपके जो लेग्स हैं, अलाइन देम इन अ स्ट्रेट लाइन, उनको प्रॉपरली अलाइन करिए एंड बस आपको क्या करना है, आपकी जो हील है उसको ऊपर उठाना है एंड यू हैव टू कॉन्स्टेंटली डू दैट अप एंड डाउन मूवमेंट। जो आप लोग जिम जाते होंगे तो पता होगा काफ रेजेस करते हैं हम, तो काफ रेजेस वहाँ पे तो हम वेट्स के साथ करते हैं, डंबल्स के साथ करते हैं। आपको इसमें कुछ नहीं करना है, बस आपको बैठना है और कांस्टेंट अपने पैरों का अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन मूवमेंट करना है। दैट इज़ वन थिंग। सेकेंड थिंग इज़, आप लोग अपने पैर व्हेन यू आर गोइंग टू स्लीप या व्हेन यू आर लाइंग इन द बेड, आप अपने पैर जो भी दीवार आपके सबसे पास में है बेड के, उसके ऊपर सीधे खड़े करके 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। ये क्यों? इससे जो भी आपका फ्लो है, ऑब्स्ट्रक्शन है या जो भी दिक्कत आ रही है, तो द ब्लड विल प्रॉपरली फ्लो बैक एंड इट विल बी बेनिफिशियल डेफिनेटली। नाउ इसके अलावा आप लोग जब सो रहे हैं तो आप अपने पैरों को थोड़ा सा एलिवेशन पे रख सकते हैं। अपने पैरों के नीचे 2 या 3 तकिए जमा दीजिए एक लाइन से, फिर अपने पैर रखिए और फिर आप सोना, देखना कितना आराम मिलता है। फिर हम बात करते हैं कंप्रेशन स्टॉकिंग्स की।
अब आपको अगर बहुत अनबेरेबल पेन हो रहा है एंड यू आर बीइंग एडवाइज्ड बाय अ डॉक्टर एंड ऑल्सो यू कैन ऑल्सो नोटिस माइन्यूट सिम्टम्स और आप चाहते हैं कि ये बढ़े ना, तो आप कंप्रेशन स्टॉकिंग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। या आपको बहुत इजीली कोई भी मेडिकल शॉप पे या आपके ब्लिंकिट, स्विगी कहीं भी आपको अवेलेबल मिल जाती हैं। ये कुछ नहीं करना है, बस उन्हें पहने रखना है। सुबह पहनिए और जब आप सोने जाएं, सोने टाइम उनको उतार दीजिए। दे ऑल्सो हेल्प अ लॉट। अलॉन्ग विद दिस, जो आपके खाना है उसमें सोडियम का इंटेक, दैट इज़ सॉल्ट का इंटेक थोड़ा सा कम करें। रिड्यूस अ बिट ऑफ योर सोडियम इंटेक। और इफ़ यू आर ओवरवेट एंड ओबीज, रिड्यूस योर वेट। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। आई रिपीट, अपना वजन कम करें। ये सिर्फ आपको इसी में ही नहीं, आपके सारे शरीर की दिक्कतों में बहुत मदद करेगा। सो रिड्यूसिंग वेट एंड मेंटेनिंग अ हेल्दी वेट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। अलॉन्ग विद दैट, आपको बहुत प्रोलॉन्ग्ड पीरियड्स के लिए खड़े रहना नहीं है या बहुत लंबे पीरियड्स के लिए बैठना नहीं है। आप लोग अगर मान लीजिए खड़े भी हैं तो बैठ जाइए 2 मिनट, फिर वापस खड़े हो जाइए। अगर आपका जॉब अलाउ नहीं करता है तो कोई बात नहीं, आप बैठ जाइए 2 मिनट, कहीं भी कुछ थोड़ी देर बैठ जाइए 2 मिनट 5 मिनट, फिर उठ के खड़े हो जाइए। हमेशा ध्यान रखें कि बहुत लंबे समय तक आपको खड़े नहीं रहना है। और अगर आप लोग का बैठने का काम है तो आप बैठे हैं, कोई नहीं, आधे घंटे बैठिए, 1 घंटे बैठिए, फिर उठिए, थोड़ा सा घूम के आइए, चल के आइए, एंड देन अगेन सिट एंड रिज्यूम योर वर्क। हाउ डिफ़िकल्ट इज़ इट? बहुत आसानी से कर सकते हैं इतना तो आप। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। अब ये सूजन कितने समय तक रहती है और कब चली जाती है? अब तो चलिए मैंने ये भी बता दिया, लेकिन अब ये सूजन जाएगी कितने दिनों में? तो कई बारी आपकी जो सूजन होती है वो अगर कोई टेम्परेरी कॉज की वजह से आई है, आपके शरीर में कोई चेंज हुआ है, या जो मैंने आपको रीजंस बताए थोड़ी देर पहले उसकी वजह से आई है, टेम्परेरी रीजंस, तो ये सूजन पहले 2 दिन थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी, तीसरे चौथे दिन तक कम हो जाएगी एंड इट विल डिस्पर्स। पर अगर आपको कोई अंडरलाइनिंग इशू है, जैसे कि मैंने बताया, अगर आप लोगों को हार्ट फेलियर का कुछ इशू रहा है, या आप लोगों का एक्टिवली इट हैज़ जस्ट gotten okay with the treatment and you are still somewhere recovering from it, या मान लीजिए कोई lymph drainage में कोई इशू है, या कोई आपको थ्रोम्बोसिस है, उस केसेस में आपकी सूजन जाने में थोड़ा समय लग सकता है। बट देयर इज़ नो नीड टू वरी। Exercises always help you. Maintaining a healthy diet will always help you. And we are always there to assist you. तो अगर ये कोई underlying issue की वजह से आई है, then it might take a bit longer than the usual, but चली जाएगी। आप बस इन सारे टिप्स एंड ट्रिक्स का ध्यान रखें, अपनी सेहत का खूब ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।